lecture on antihypertensive drugs part 6. Here we study about the AT1 antagonist, or it is also called as angiotensin second AT1 receptor blockers. In previous lecture and part 5 we have studied about ACE inhibitors. Now this is the second class of antihypertensive drug, that is AT1 antagonist. That means it can block the AT1 receptor. Examples of this drug, this category are, we have already studied that losartan, valsartan, telmisartan, irbesartan, etc. That means we have already studied that the drugs which ends with sartan, S-A-R-T-O-N, are the examples of AT1 antagonist. Prototype drug of this category is losartan. We have already discussed that the prototype drugs are the drugs which are well established drugs which have a marked pharmacokinetic profile, and losartan drug is a preliminary identified drug and it have well established data. तो सबसे पहले कोई भी ड्रग कैटेगरी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, फिर इसका फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थेराप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट पढ़ते हैं. तो हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसा कि हमने ब्लड रेगुलेशन में भी हमने किया था कि जो AT1 रिसेप्टर होते हैं अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो वो क्या करते हैं, जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को वापस से लोअर डाउन कर देगा. हाइपरटेंशन में क्या हुआ है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया हुआ है, तो उसे हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है. तो इस केस में क्या है, हमने एक पहले कैटेगरी पढ़ा था एस इनहिबिटर्स. हमने ये कौन सा है, हमारा रास सिस्टम है. रास सिस्टम में क्या होता है, जब कभी हमने पढ़ा था कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स है, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज जैसे ही होता है, नेफ्रॉन्स के अंदर कुछ बैरो रिसेप्टर्स होते हैं. वो बैरो रिसेप्टर्स इस ब्लड प्रेशर जो डिक्रीज हुआ है उसको सेंस कर लेते हैं और वहाँ पे कुछ रेनिन एंजाइम सेक्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एंजियोटेंसिनोजेन प्रोड्यूस होता है और फिर एंजियोटेंसिनोजेन से ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्जन होता है और एस एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या हुआ, हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्जन हुआ. और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो बेसिकली ये एक हमारा सेल है. सेल के अंदर कौन से दो रिसेप्टर्स हैं, AT1 रिसेप्टर और दूसरा AT2 रिसेप्टर्स. इन दोनों रिसेप्टर के थ्रू ही एंजियोटेंसिन सेकंड काम करता है. यानी कि जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो या तो AT1 रिसेप्टर पे जाएगा या फिर AT2 रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगा और अपना एक्शन शो करेगा. तो बेसिकली क्या है, जो ब्लड से रिलेटेड है, जो एलिवेशन, जो ब्लड प्रेशर का एलिवेशन करता है, उसमें कौन सा है, AT1 रिसेप्टर का इन्वॉल्वमेंट है और AT2 है उसके अपोजिट है, मतलब वो वैजोडाइलेशन करता है. तो बेसिकली जो हाइपरटेंशन से रिलेशन है वो AT1 रिसेप्टर है. इसलिए हम यहाँ पे कौन सा कैटेगरी, AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स लिए हैं. और वो AT1 रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होगा, मतलब एंजियोटेंसिन सेकेंड अगर AT1 रिसेप्टर के थ्रू यहाँ पे आएगा, सेकेंडरी मैकेनिज्म होंगे और उसके बाद में इसके एक्टिवेशन से क्या क्या चीजें होंगी. सबसे पहला तो होगा हमारा क्या, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेशन. सिंपैथेटिक सिस्टम का स्टिमुलेशन होगा, जिससे सिंपैथेटिक सिस्टम अगर स्टिमुलेट होता है तो उससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है. एक तो हार्ट के ऊपर और दूसरा किसके ऊपर, स्मूथ मसल जो ब्लड वेसल्स के ऊपर जो स्मूथ मसल्स है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होगा. अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर
कॉन्ट्रैक्शन होगा और उससे क्या होते हैं, हमारा जो ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और इससे पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज होने से बीपी इंक्रीज हो जाता है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज होने से बीपी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या क्या है, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनालिन एंड वैसोप्रेसिन, इनका रिलीज इंक्रीज हो रहा है। इनके रिलीज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, बीपी इंक्रीज हो जाता है। एल्डोस्टेरोन का क्या काम है, ये सोडियम वाटर का, सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन करवाना स्टार्ट कर देता है। अल्टीमेटली इनका जो AT1 रिसेप्टर का एक्टिवेशन है उससे सॉल्ट एंड वाटर कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में आने लगेंगे और ब्लड वेसल्स के आने से जो हमारे पास में नेफ्रॉन है, इसके नेफ्रॉन के ऊपर वासा रेक्टा बने होते हैं, इस तरह से ब्लड वेसल्स बने होते हैं। तो अब वाटर का एक्यूमुलेशन कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में होने लगा। ब्लड वेसल में होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इनसे क्या हुआ, इनसे तो ऊपर वाले के सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज हुआ और इससे क्या है, हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो बीपी होता है वो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेसिस्टेंस। तो या तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ गया या कार्डियक आउटपुट बढ़ गया तो क्या होता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आपके एल्डोस्टेरोन या आपके सॉल्ट वाटर रीअब्जॉर्प्शन से क्या हो रहा है, आपके जो बीपी है वो इंक्रीज हो गया हुआ है। ये कब हो रहा है, जब AT1 जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हुआ है तब। लेकिन अभी हम अगर क्या करें, यहाँ पे AT1 एंटागोनिस्ट हमने दे दिया, तो ये AT1 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, AT1 एंटागोनिस्ट इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ AT1 रिसेप्टर। यानी कि ये कॉम्पिटिटिवली यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा, कहाँ पे, एंजियोटेंसिन सेकेंड की जगह पे यहाँ पे जाके बाइंड कर गया। अब यहाँ पे बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं आया और एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं आएगा तो क्या होगा, ये सारे आपके जो यहाँ पे जितने भी ये सारे एक्शंस थे ये नहीं हो पाएंगे और इसका उल्टा एक्शन शो होगा। क्या क्या होंगे, सिंपैथेटिक डीस्टिमुलेशन से क्या होगा, वैसोडायलेशन होना स्टार्ट हो गया, यानी कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे और डायलेट होने से क्या होगा, पेरिफेरल रेसिस्टेंस जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, ये पेरिफेरल रेसिस्टेंस अब यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, एल्डोस्टेरोन के इंक्रीज होने की वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा था और बीपी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एल्डोस्टेरोन डिक्रीज होगा और इसके डिक्रीज होने की वजह से भी बीपी रिड्यूस हो रहा है। दूसरा, सॉल्ट वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज होंगे और इसके डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, हमारा यहाँ पे ये बीपी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है AT1 एंटागोनिस्ट का। अगर कोई एक लाइन में पूछे हमसे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ AT1 एंटागोनिस्ट, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे AT1 एंटागोनिस्ट इज द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ AT1 रिसेप्टर। मतलब AT1 रिसेप्टर को वो कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक कर देगा, उससे जो इसका एक्शन है क्या, एक तो कॉन्ट्रैक्शन करवाना सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से और दूसरा आपका यहाँ पे एल्डोस्टेरोन का सेक्रेशन यानी कि सॉल्ट वाटर का जो रिटेंशन हो रहा था उस रिटेंशन को नहीं होने देगा और इससे बीपी रिड्यूस होगा, हाइपरटेंशन ट्रीट होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे जो हमारा प्रोटोटाइप ड्रग्स फार्माकोकाइनेटिक मैंने बताया था, फार्माकोकाइनेटिक पूरे क्लास का नहीं होता है, एक ड्रग का होता है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, वो किसी ड्रग का अपना एक स्पेसिफिक होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लोसार्टन लिया है। लोसार्टन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन बेसिकली इसके अंदर क्या है, फूड पार्टिकल से, जैसे हमने पढ़ा था ACE इनहिबिटर के अंदर ये फूड पार्टिकल से इनका ओरली एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हिंडर होता है, बट यहाँ पे फूड से कोई इफेक्ट नहीं होता है।
दूसरा बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है, यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनका बायो अवेलेबिलिटी 33% ही है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये ब्रेन में यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, डू नॉट एंटर इनटू ब्रेन। और दूसरा इसका जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, इनके जो मेटाबोलाइट है और लोसार्टन खुद दोनों बहुत ज्यादा 98% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है। दूसरा मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इनके पास एक एक्टिव मेटाबोलाइट है E3174, एक्टिव मेटाबोलाइट है जो कि 10 to 30 टाइम्स मोर पोटेंट देन लोसार्टन, लोसार्टन से 10 to 30 टाइम्स मोर पोटेंट है। और ये जो है अभी हमने क्या पढ़ा था कि कॉम्पिटिटिवली ये बाइंड करता है, जबकि जो हमारा E3174 है वो नॉन कॉम्पिटिटिवली बाइंड करता है 81 रिसेप्टर को। दूसरा एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है। और टी हाफ की बात करें तो 2R है लोसार्टन का, बट जो इसका मेटाबोलाइट है उसका 6 to 9R है। और इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लगभग 12 आवर्स होते हैं। अगर हम इस कैटेगरी में और ड्रग की बात करें तो टेल्मीसार्टन है, कैंडेनसार्टन है, इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 24 आवर्स होता है, इसलिए मोस्टली टेल्मीसार्टन प्रिस्क्राइब किया जाता है। थेराप्यूटिक यूजेस हाइपरटेंशन में तो यूज होता ही है, और भी सीवीएस ड्रग हैं जैसे कि CHF है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इन सब में इसका यूज होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में नेफ्रॉन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, रीनल फेलियर, उनके इसमें भी होता है। अगर हम कंबाइंड फॉर्म में एस इनहिबिटर और 81 एंटागोनिस्ट को देते हैं तो इसका और ज्यादा इफेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कफ जो एक ड्राई कफ एक मेन एडवर्स इफेक्ट था एस इनहिबिटर का, वो इसके अंदर बहुत ही कम होता है, इस वजह से इनको साथ में दिया जाता है और इसका पोटेंशिएशन इफेक्ट होता है। दूसरा एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो बेसिकली इसमें हाइपोटेंशन अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या होगा, बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होंगे। दूसरा हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया हमने एस इनहिबिटर्स में भी पढ़ा था, पोटेशियम जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। दूसरा ड्राई कफ बहुत ही कुछ पेशेंट्स के अंदर देखा गया है। उसके बाद कुछ कॉमन हेडेक, डिजीनेस एक्सेट्रा है, और ये प्रेगनेंसी के केस में नहीं दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फीटोपैथिक ड्रग्स। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। तो ये